आपके सामने कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, आपको वो लाइन वहां पर उस टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, 10 बार पढ़ने के बाद भी आपको वो लाइन नोटिस नहीं हुई, आप टेस्ट में एक बार गलती करके आओ, आपको वो लाइन हमेशा के लिए याद रहेगी। ये फायदा है टेस्ट देने का। सो हे गाइस, दिस इज आर्यन बब्बर और आज हम लेकर आ चुके हैं हमारे सब्जेक्ट वाइज सीरीज की सेकंड वीडियो। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि एक नीट एस्पिरेंट के लिए होता है, बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले तो बायोलॉजी सब्जेक्ट सुन करके कुछ लोग खुश हुए होंगे क्योंकि हमने पहली वीडियो फिजिक्स के ऊपर डाल दी थी, तो शायद उस वजह से कुछ लोग नाराज थे कि पहले फिजिक्स के बारे में क्यों बताया जा रहा है, लेकिन वो चीज़ भी ज़रूरी थी। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी देखिए किस लिए ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि जो बायोलॉजी है उसमें स्कोर करना बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा ईजी है। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बायोलॉजी में एक अच्छा खासा स्कोर कर लेते हो, 340 350 तक अगर आप स्कोर कर लेते हो, तो बाकी दोनों सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो मेरे बायोलॉजी के अंदर 351 मार्क्स थे, इसीलिए मैं आज आपके लिए गाइडेंस वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसमें हम आज फिर से पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ आपको करनी है, और कुछ ऐसी मिस्टेक डिस्कस करेंगे जो मेजोरिटी बच्चे करते हैं और वो आपको नहीं करनी है। अगर इन चीज़ों को आप सुधार लें तो आप बायो के अंदर एक बहुत अच्छा स्कोर सिक्योर कर सकते हैं, जो कि 350 मार्क्स तक का हो सकता है। 360 आउट ऑफ 360 भी इवन आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान से और अच्छे से फॉलो करेंगे। तो आज की वीडियो की अगर हम पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट वही है कि आपको सभी चैप्टर्स की वेटेज पता होनी चाहिए। अभी आपको स्क्रीन पर 4 ब्लॉक्स दिखेंगे, तो ये ब्लॉक्स हमने उसी तरह से डिजाइन किए हैं। जो पहला ब्लॉक है वो आपको सबसे पहले खत्म करना है, उसी तरह से फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लाइन वाइज ये ब्लॉक्स आपको खत्म करने हैं। और ये उसी तरह से डिजाइंड है कि जो फर्स्ट ब्लॉक में हमने वो चैप्टर्स रखे हैं जो इजीली किए जा सकते हैं लेकिन उनमें से क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। सेकंड ब्लॉक में हमने वो चैप्टर्स रखे हैं जो करने में थोड़े हार्ड है लेकिन उनमें से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और जो हमारा थर्ड ब्लॉक है उसके अंदर हमने वो चैप्टर्स रखे हैं जिसके अंदर से क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं लेकिन वो चैप्टर्स इजी हैं। और लास्ट ब्लॉक में हमने वो चैप्टर्स रखे हैं जिसमें से क्वेश्चंस भी कम आते हैं और वो चैप्टर्स भी थोड़े डिफिकल्ट हैं। तो इसी सीक्वेंस में आपको अपना सिलेबस पूरा करना है, आपको अच्छे से अपना सिलेबस पूरा करना है। अब क्योंकि एंड का टाइम रह चुका है तो आपको थोड़ा सा इसी हिसाब से सिलेबस पूरा करना है कि जो ब्लॉक्स आपके पहले हैं उनको पहले अच्छे से पूरा करना है। अगर उन ब्लॉक्स में से अगर आपका कोई भी चैप्टर्स रह रहा है तो सबसे पहले आपको वो चैप्टर अच्छे से पूरा करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। पहले 2-3 ब्लॉक्स के चैप्टर्स आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। हालांकि छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है क्योंकि कभी भी किसी भी चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और वो आपके मार्क्स पे एक ड्रास्टिक इंपैक्ट डालेगा, तो आप 340 350 360 तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब बायो के अंदर कुछ चैप्टर्स भी कट हुए हैं, ज़्यादा मेजर चैप्टर कट नहीं हुए लेकिन फिर भी कुछ हुए हैं, वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इससे कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि बाकी चैप्टर्स के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उनकी कहीं ना कहीं किसी चैप्टर की वेटेज इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए आपको कोई भी चैप्टर स्किप करके नहीं जाना है, सारे चैप्टर्स अच्छे से पूरे करके जाने हैं क्योंकि इस बार पता नहीं कौन से चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन से चैप्टर की वेटेज इंक्रीज हो जाए क्योंकि सिलेबस रिड्यूस किया जैसा कि हमने पहले बात की। अब अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में तो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि अब इस एंड के टाइम में आपको किसी भी तरह का कोई भी मॉड्यूल, कोचिंग मटेरियल कुछ भी यूज नहीं करना है। इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे चुपचाप सच मान लेना है, एनसीईआरटी को भगवान मान लेना है अपना और चुप करके उसको अच्छे से रीड करना है। एटलीस्ट अगर आप 10 से 15 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तब जाकर के आपके दिमाग में चीज़ें स्टिक करना शुरू होंगी और जब आपको चीज़ें लाइन टू लाइन याद रहनी शुरू होंगी तब भी आपका जो मार्क्स है वो अच्छे से इंप्रूव हो पाएंगे। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमारे नंबर इतने इंक्रीज नहीं होते हैं, हम फिर भी कोई क्वेश्चन मिस कर देते हैं क्योंकि आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ते हो, आप बहुत सी चीज़ें स्किप कर जाते हो, आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर इस टाइम पे एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आता है कि सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएगा। तो हम एक सिनेरियो लेकर के चलते हैं कि मान के चलिए जो एवरेज जो पेपर रहता है, जो पहले भी आता रहा है, हालांकि आजकल उतना भी बाहर नहीं जाता लेकिन फिर भी एक एवरेजली जो पेपर है वो 95% प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, सिर्फ 5% बाहर से आता है। इन 5% का मतलब है कि 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन। तो आप एक चीज़ सोचिए कि आपको अपने 95 क्वेश्चंस पर ध्यान देना है या फिर आपको उन 5 क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है। और हो सकता है कि वो 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में भी आ जाएं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पूरी करनी है, उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर वो 5 क्वेश्चन बाहर से आएंगे तो बहुत लोगों के लिए बाहर से होंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, सिलेक्शन 95 क्वेश्चन के अंदर से भी लिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं वो 5 क्वेश्चन आप करके ही जाएँ। और हमें सिर्फ एक सीट सिक्योर करनी है, हमें चीज़ों के पीछे भागना नहीं है।
ये चीज़ आप अपने दिमाग में बांध के रखिए। और जो टॉपर होंगे वो पहले से ये चीज़ें भी करके बैठे होंगे। हमें इस टाइम पे सिर्फ अपनी एक सीट सिक्योर करनी है और उसी के लिए हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, उसी के लिए हम ये स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें हमारे थर्ड पॉइंट की, तो देखिए थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो बायो के अंदर नंबर कम आ रहे हैं बच्चों के, जो 200, 250, 300 पर ही स्कोर स्टक हुआ पड़ा है। मेजोरिटी बच्चे 250 के आसपास ही घूम रहे होंगे, उनका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा होगा चाहे वो जितना भी पढ़ के जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आप एनसीईआरटी को बिल्कुल ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए आज के टाइम में जो बायोलॉजी का वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैच द कॉलम्स बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। आपको 6 स्टेटमेंट दे देंगे, 5 स्टेटमेंट दे देंगे, नीचे दिया होगा कि इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से ऑप्शंस बना दिए। या फिर दूसरी तरीके से ये भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, जैसे ए बी बी सी, इस तरह से। अब इसमें आजकल एग्जामिनर क्या है, जो पहले के टाइम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे थे वो थोड़े ईजी इसलिए थे क्योंकि हर जो ऑप्शन बना हुआ था वो थोड़ा सा अलग डिजाइन होता था। अगर आप 1 से 2 स्टेटमेंट भी एलिमिनेट कर लेते थे तो आपका आंसर आ जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऑप्शंस इतने ज्यादा क्लोज बनाए जाते हैं कि जब तक आपको सारी स्टेटमेंट्स की नॉलेज नहीं होगी आप वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सही कर ही नहीं सकते। इसीलिए जो आपको एनसीईआरटी वो बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़नी है, आपको कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, बहुत ध्यान से उसको पढ़ना है। अब ये एंड के टाइम में आपको सिर्फ और एनसीईआरटी ही पढ़नी है, 10 से 15 बार पढ़नी है और बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़नी है, बिना भी कोई भी वर्ड छोड़े हुए। इसके बाद बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो देखिए ठीक है, बायो एक रिवीजन वाला सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी कुछ चैप्टर के अंदर आपको बहुत जरूरी होती है, वो वाला सब्जेक्ट भी है। लेकिन बहुत से बच्चे बायोलॉजी के अंदर पता नहीं क्यों प्रैक्टिस स्किप कर देते हैं, वो क्वेश्चन सोल्व नहीं करते। ये एक बहुत ही गलत चीज़ है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये एक ब्लंडर मिस्टेक करते हो आप बायो के अंदर, जिसके कारण आपका मार्क्स बहुत गंदी तरीके से नीचे गिर सकता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन इस टाइम पे करने कितने हैं। तो अगेन आपको पीवाईक्यू सबसे पहले करने हैं 2011 से लेकर के 2023 तक के। उसके बाद आपके जो टेस्ट चल रहे हैं आपको वो सभी सोल्व करने हैं, आपको कोई भी एक भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। बच्चे टेस्ट भी स्किप करते हैं, मुझे पता है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, इसको एक बार साइड में रखते हैं। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो ये करने हैं वही जो पिछली वीडियोस में भी आपको मैंने बताया था कि अगर आपने पहले कोई डीपीपीस जब आपने की, अपने जो भी आपने मॉड्यूल्स या आपने जो भी अपना मटेरियल सोल्व किया, उस टाइम पे जो क्वेश्चन आपके गलत हुए थे, आपसे नहीं हुए थे, अगर आपने उनको राउंड करके रखा है तो आप इस टाइम पे वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे कुछ भी नया ट्राई करने का अगेन टाइम नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, कोई नया मटेरियल आपको नहीं उठाना है। जितना बोला गया है सिर्फ उतनी चीज़ें करिए, अच्छे से करिए, इसमें ही आपका बहुत काम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं टेस्ट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स करते क्या हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस बार मेरी टेस्ट के लिए तैयारी अच्छे से हुई नहीं है। अब पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन लगता है कि इस बार मेरी टेस्ट के लिए तैयारी अच्छे से हुई नहीं है। तो वो सोचते हैं कि आज मैं घर पर बैठ के पढ़ लेता हूँ, टेस्ट कल दे देंगे जब अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो लेकिन एक चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जब आप नीट का पेपर देने भी जाएंगे ना, उस दिन भी आपकी जो तैयारी है वो 100% नहीं होगी। आपको उस दिन भी ये फील होगा कि कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा हूँ। तो आपकी तैयारी कभी भी 100% नहीं हो सकती है। इस चीज़ को दिमाग में रखिए, कुछ ना कुछ चीज़ें छूटेगी, हमेशा वो फील आएगी अंदर से कि यार कुछ रह रहा है, कुछ रह रहा है। लेकिन यकीन मानिए, टेस्ट स्किप करना उस टाइम पे कोई भी एक सही डिसीजन नहीं है। आपको हर एक टेस्ट बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, आप टेस्ट में गलती करोगे ना तो आप हमेशा याद रखोगे। क्योंकि लाइफ में आप एक चीज़ याद रखना कि जो चीज़ आप ठोकर खा करके सीखोगे ना, वो आप कोई भी दूसरी चीज़ से नहीं सीख सकते हैं। सपोज करो कि आपने, मान लो कि जो एनसीईआरटी कोई भी पर्टिकुलर XYZ चैप्टर है उसको आपने 10 से 15 बार पढ़ लिया है, मान लेते हैं, और आप फिर भी टेस्ट में गए, आपके सामने कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, आपको वो लाइन वहाँ पर उस टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, 10 बार पढ़ने के बाद भी आपको वो लाइन नोटिस नहीं हुई, आप टेस्ट में एक बार गलती करके आओ, आपको वो लाइन हमेशा के लिए याद रहेगी। ये फायदा है टेस्ट देने का। टेस्ट स्किप करना सबसे वर्स्ट डिसीजन होता है। कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, अच्छे से तैयारी करते रहनी है। और आज की वीडियो में यही कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। अगर आपको एक सिंपल कंसाइज वे में ये चीज़ समझाऊं तो देखिए, बायो में स्कोर करना 350 360 इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको सिंपली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, एनसीईआरटी को घोल के पी जाना है एंड के टाइम में, एनसीईआरटी के कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। एनसीईआरटी के डायरेक्ट डायग्राम्स भी उठ करके आ जाते हैं, लेबलिंग हटा करके, ABC मार्क करके। एक वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है, लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़नी है, हर चीज़ें अच्छे से करनी है, कोई टेस्ट स्किप नहीं करना है। PYQs अच्छे से कर लो, हर चीज़ अच्छे से करो। जो एग्जाम्पल्स है, जो भी याद रखने वाली चीज़ है, वो रोज़ या अल्टरनेट या 2-3 दिन के गैप पर रिवाइज करते रहो।
जैसे कि फैमिलीज है, एनिमल किंगडम का एग्जांपल है, प्लांट किंगडम का एग्जांपल है, या कोई साइंटिस्ट के नाम है, जो ईयर्स है, ये जो चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि आपको कल को ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ी थी लेकिन भूल गया। इस वजह से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ों से होता है ठीक है, लेकिन ये बहुत ही गंदा रिग्रेट होता है, तो आपको ये चीज़ नहीं होने देनी है। इस चीज़ को आप एंश्योर करें। और यही कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप बायो के अंदर 360 में से 360 भी नंबर ला सकते हैं। 351 मेरे खुद के हैं, उसी बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि 360 भी लाए जा सकते हैं बहुत इजीली इन्हीं स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हुए। तो लास्ट में देखिए, आपको एक ही चीज़ कहूँगा, ये टाइम बहुत थोड़ा सा गलत हो जाता है। इस टाइम पे बहुत चीज़ें नेगेटिव वे में हो रही होती हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैंने उनसे बात की, वो यही बोलते हैं कि क्योंकि जब हम बायो का टेस्ट दे करके आते हैं और बायो में भी अगर हमारे नंबर 200-250 पर स्टक हो जाते हैं ना, तो एक अंदर से विश्वास सा टूटने लगता है कि यार बायो में ही नंबर नहीं आ रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स में क्या आएंगे। आपको वहाँ पर अपने आप को टूटने नहीं देना है। देखिए, बायो भी एक सब्जेक्ट है, इसको इतने भी हल्के मत लीजिए। आपके नंबर धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से वो ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं करनी है कि आप फिर से फ्रस्ट्रेशन में आ जाओ, फिर से टेस्ट स्किप करने का सोचो कि मैं पढ़ लेता हूँ। ये चीज़ें नहीं करनी है। आप जिस तरह से अपनी चीज़ें कर रहे हो अच्छे से उनको करते रहो, अच्छे से चीज़ें फॉलो करते रहो, मेहनत करते रहो। जो स्ट्रेटजीज आप अब तक करते आए हो वो करते रहो। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, सब चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। बस कोई भी एंड टाइम में आकर के कुछ गलती नहीं करनी है। नंबर नहीं बढ़ रहे हैं उनकी टेंशन नहीं लेनी, नंबर बढ़ जाएंगे, बस आप अपनी मेहनत अच्छे से करते रहिए। और देखिए, कुछ लोग ये कहेंगे कि एंड का टाइम इतना बुरा क्यों आ जाता है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लाइफ के अंदर बुरा वक्त आना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ के अंदर फिल्टर का काम करता है। जो आपको लगता है ना कि ये दोस्त मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये रिलेटिव मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो आपको एग्जैक्ट इमेज दिखाता है, एग्जैक्ट आईना दिखाता है उस टाइम पे कि कौन वास्तव में आपका अपना है। इसीलिए लाइफ के अंदर बुरा वक्त आना भी ज़रूरी होता है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कल को आपका किसका साथ देना है, कल को आपको किसके साथ रहना है। आप अपने लोग आइडेंटिफाई कर पाओ। इसीलिए बुरा वक्त आना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे डरना नहीं है, इस जर्नी को एंजॉय करो। अपनी जो आप मेहनत कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, कहीं भी लैग मत करो। कोई भी फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर हावी मत होने देना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एंड का टाइम ये चीज़ें लेकर के आता है। नंबर अगर कम आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि फाइनल गोल हमारा नीट है। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। और अगर आपको थोड़ा सा मैं फिर बताऊँ तो अगली वीडियो मोस्ट प्रोबेबली या तो केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी के ऊपर आएगी या फिर सिली मिस्टेक के ऊपर आएगी। और एक अनाउंसमेंट और मुझे करनी है कि मेरे भी अब सेकंड इंटरनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो की फ्रीक्वेंसी लैग कर सकती है, लेकिन आप टेंशन मत लेना। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा वीडियोस डालने की। नहीं तो वो एक 10 दिन का शायद गैप आए, उनके अंदर भी 1-2 वीडियोस आएंगी, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा साथ देना, उसके बाद हम फिर से रिकवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। तब तक के लिए सिया बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।